गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के सेट 2 के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हम सेट 1 के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर है तो इससे अनुसार हमारा सेट 1 में क्वेश्चन पूछा था कि ये एफ और आर में रिलेशन क्या है, तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एफ इक्वल टू आर बाई 2। अब देखिए सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के दो नियम होते हैं, दो ही नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि बी नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, तो आभासी। आभासी को एक और नाम से जानते हैं काल्पनिक। ठीक है, देखिए कौन सी कंडीशन जब हमारा वास्तविक बनेगा तो वास्तविक के साथ उल्टा बनता है। कैसे, देखिए एक ट्रिक आज मैं बताता हूँ। वाव और आसी, ये एक ट्रिक है जिसके अनुसार हम जान जाते हैं कि अगर आभासी हमारा बनेगा तो हमारा जो वस्तु होगा वो कैसा होगा। अगर देखिए हमारा कोई प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो उसके साथ उल्टा बनेगा। ठीक है, वाउ, तो वास्तविक के साथ उल्टा और आभासी के साथ सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा समतल दर्पण द्वारा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं 4 नंबर के ऊपर। वाहनों के पथदृष्ट दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें देखना है कि ऐसा कौन सा इसमें पदार्थ शामिल किया गया है जो हमारे लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जाता, वो हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अभी जस्ट मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया कि काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। काल्पनिक को और किस नाम से जानते हैं, आभासी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आभासी के नाम से जानते हैं। तो आभासी कैसे होता है, आसी, आसी, आसी। आभासी का कैसे बनेगा, सीधा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं 7 नंबर के ऊपर कि 7 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। हमारा देखिए यदि एफ इक्वल टू, एफ का मान हमारा कितना दिया गया है, एफ का जो वैल्यू हमारा दिया गया है वो 12 है सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, आर बाई 2 होता है। तो इसमें हम एफ दिया गया है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो हमारे आर बराबर हो जाएगा 2f हो जाएगा। एफ का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, एफ का वैल्यू हमारा दिया गया है 2 इंटू 12, तो हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर इस ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, फर्स्ट ए नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है वाहन के दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो वाहन का हमारा हेडलाइट होता है उसमें किस दर्पण का यूज़ करते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा, तो ये कैसा होगा। 9 नंबर हमारा हो जाएगा ए, आभासी एवं सीधा होगा। ठीक है, अब देखिए डायोप्टर मात्रक है, डायोप्टर लेंस की शक्ति का मात्रक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं 11 नंबर कि देखिए हमारा क्या बोल रहा है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकांतर क्या होगा। हमारा पावर दिया गया है, पावर कितना दिया गया है, हमारा पावर दिया गया है 2D। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 1/F। एफ होता है P, पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर हमारा होता है, पावर बराबर होता है 1/F। तो हम 2 दिया गया है, पावर दिया गया 2, तो 1/F हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 2F इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम चेंज किया गया है, इसमें क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, इसमें तो हमारा सेंटीमीटर में आंसर, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से इंटू कर दीजिए, तो 2 और 50 2 ज़ा 100, तो 50 इसमें कौन सा आंसर है, ये डी नंबर, तो इसका डी आंसर हो जाएगा।
अब देखिए आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आँख के रंगीन भाग को हम आइरिस और परितारिका भी कहते हैं। इसमें दोनों आंसर दिया गया है, ए भी दिया गया है और डी भी। अगर एग्जाम में दोनों में से कोई आता है तो एक पे टिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है। जहाँ पे मानव शरीर का एक हमारा आँख जो है एक भाग है, उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन से भाग पे बनता है? आँख के किस भाग पर? दृष्टि पटल पर, ठीक है, जिसे हम रेटिना भी कहते हैं। देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो एक बात हमेशा दिमाग में रखिए, अगर एक यहाँ पे कंपाउंड है, ठीक है, इधर टूट के बहुत सारा हो जाता है। जब एक वो है तीर के चिन्ह की इधर और इधर बहुत सारा में डिवाइड हो जा रहा है, तो उसको समझ लीजिए क्या हो जाएगा वो, उसको हम समझ लेते हैं क्या पता है, फ्यूजन। जब ए कंपाउंड बहुत टूट के बहुत सारा में डिवाइड हो जाता है तो उसको समझ लेते हैं हम फ्यूजन। और जब इधर बहुत सारा है, जब तीर के निशान के इधर बहुत सारा है और वो जुट कर एक हो जाता है तो उसको कहते हैं संयोजन, ठीक है। जब तीन को जुट कर एक बन जाएगा तो उसको संयोजन कहेंगे। जब एक को टूट कर बहुत सारा में डिवाइड हो जाएगा तो उसको कहेंगे वियोजन, ठीक है। ये ट्रिक से इसको आप जान सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। तो इसमें देखना संतुलित कौन है। इसमें देखिए Na 2 है, इसमें एक है, ये तो होगा नहीं, फर्स्ट नंबर होगा नहीं, ठीक है। सेकेंड नंबर 4 एल्युमिनियम है, 4 है, बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो 4 है, बट यहाँ 6 हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए कॉपर 2 है, यहाँ एक ही गो है। यहाँ देखिए जिंक है एगो, या एगो CSO4 एगो Cu, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। तो देखिए हमारे जो फर्स्ट वर्ड जो हमारा इक्वेशन दिया गया, समीकरण जो हमारा दिया गया है वो यहाँ पे यू छोड़ दिया है। इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा PbO प्लस Cu, ठीक है। और फिर जो बनेगा तो Pb प्लस हो जाएगा मेरा CuO हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे U जो है ना, यहाँ पे वो छोड़ दिया गया है, छूट गया होगा गलती से, तो यहाँ पे U जो हमारा छूट गया है। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें उपचयन अपचयन किसका हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है, देखिए इसमें जो हो रहा है, इसमें देखिए ऑक्सीजन का इंक्रीजमेंट हो रहा है, CuO इसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का जिसमें इंक्रीजमेंट होता है उसको कहते हैं उपचयन। जिसमें हमारा ऑक्सीजन का इंक्रीजमेंट होता है उसे हम कहते हैं किस नाम से जानते हैं, उपचयन के नाम से। और जिसमें ऑक्सीजन मेरा ह्रास होता है उसको कहते हैं अपचयन। तो पहले हमें पूछ रहा है तो उपचयन किस में हो रहा है, Cu में, और अपचयन हो रहा है PbO में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। तो उपचयन के कारण होता है। जब ऑक्सीजन के इंक्रीजमेंट होता है तो उपचयन होने लगता है, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, सो देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, ठीक है। चूना जब सफ़ेदी करते हैं उसमें पानी डालते हैं तो उसमें से ऊष्मा निकलता है। तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसको हम समीकरण के थ्रू हम जानेंगे, ठीक है। इसमें समीकरण क्या बनेगा, CaO प्लस H2O मिला दिए, इसमें H2 मिला दिए तो देखिए क्या बनता है, यहाँ बनेगा C होल अंदर, यहाँ 2 हो जाएगा और ये फिर बनेगा प्लस, यहाँ पे ऊष्मा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊष्मा हो जाएगा, यहाँ पे ऊष्मा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ऊष्मा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दो जुड़ के सपोज 1 मिनट के लिए हम ऊष्मा को हटा देते हैं, 1 मिनट के लिए हम ऊष्मा को हटा देते हैं तो इधर जो बन रहा है एक ही को बन रहा है, 2 को जुड़कर एक को बन रहा है। तो ये क्या इसका उदाहरण हो जाएगा, संयोजन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह तो एक तरह से संयोजन हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा छिपी, तो ये हो ही रहा है क्योंकि इसमें ऊष्मा का निर्माण हो रहा है और ये संयोजन अभिक्रिया, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और 90 नंबर बोल रहा है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। इसे भी हम एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, Fe
प्लस CuSO4 इक्वल टू तीर का निशान, फिर देखिए FeSO4 प्लस Cu। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जो F है यहाँ पे देखिए एलिमेंट है, यहाँ पे यौगिक है, तो यौगिक के साथ ये जो एलिमेंट है वो जुड़ जा रहा है, तो यहाँ इसको बना दे रहा है, कंपाउंड बना दे रहा है और इसको विस्थापित कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, तो इसमें लिटमस जो है वो नेचुरल सूचक है, ठीक है, इंडिकेटर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, निम्न में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है, तो देखिए यहाँ पे क्रिस्टलीकरण का जल, तो यहाँ हमारा पूछा है कि इसमें जल कहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें तो जल प्रेजेंट है ही नहीं, फर्स्ट नंबर ए में तो जल प्रेजेंट है नहीं, इसमें भी नहीं है, देखिए इसमें जल हमारा प्रेजेंट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अब देखिए हमारा 23rd नंबर बोल रहा है, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का उपयोग किया जाता है, तो अब इस अग्निशामक में हमारा होता है फर्स्ट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर में बोल रहा है, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, तो उसमें हमारा देखिए उसमें HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसमें हमारा H+ आयन का प्रदर्शन नहीं करता क्योंकि उसमें जल नहीं मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 24 का हमारा हो जाएगा बी, उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, ठीक है। अब देखिए अब 25 नंबर हमारा बोल रहा है, पदार्थ ABC का pH मान क्रमशः, ये हमारा जो हो गया A का जो pH मान है वो 2 हो गया, B का जो pH मान है वो 7 हो गया, और जो C का जो pH मान है वो 10 हो गया, और जो D का pH मान है वो हो गया 14। तो हम जानते हैं जिसका pH मान 7 से कम होता है, जिसका pH मान 7 से कम होता है वो हमारा एसिड होता है, अम्ल होता है, तो इसमें किसका हमारा pH मान जो है, pH वैल्यू जो दिया गया है, तो इसमें किसका कम है, A का है, तो इसमें आंसर A हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन हमारे बोल रहे हैं, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, इस 26 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है उसमें वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, बी नंबर, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को जैव प्रक्रम में होती है, तो उत्सर्जन हम कहते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो 28 का हमारा हो जाएगा ए, जल, ठीक है। अब देखिए 29 नंबर में पूछा है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, अमीबा में कैसा पोषण होगा, डी। अब देखिए लार में कौन एंजाइम पाया जाता है, लार जो हमारा होता है, जो हमारे मुंह में जो हमारा लार होता है उसमें किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, टाइलियन, ठीक है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा के विखंडन कहाँ होता है, श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ पे होता है, 30 नंबर 1 पूछ रहा है, 31 नंबर हमारा पूछ रहा है कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, कोशिका द्रव, ठीक है, कोशिका द्रव हो जाएगा। अब 32 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है, ठीक है। अब 33 नंबर पूछ रहा है, किस समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाता है, कोई भी जो जीव होता है अपना जो अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा क्रिया करता है, तो जनन करता है, जिनसे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बचे रहते हैं। 34 नंबर हमें बोल रहा है, दिया गया चित्र में किस प्रकार की जनन को दर्शाता है, तो पुरुष भवन हो जाएगा, ठीक है, पुरुष भवन।
पुनरुद्भवन जिसे हम बोलते हैं पुनः जनन भी इसे जानते हैं, ठीक है, इसे दोनों नाम से जानते हैं, पुनरुद्भवन और पुनः जनन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है परागकण का एक पुष्प से दूसरी पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। तो एक से दूसरा में जो कन्वर्ट होगा तो हमारे क्या कहलाएगा, तो हमारा हो जाएगा बी परागकण, परागन कहलाएगा, ठीक है, परागकण नहीं परागन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछे 36 भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है। माँ जब गर्भवती होती है तो जो भ्रूण होता है उसे किस पार्ट से पोषण मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्लेसेंटा, ठीक है। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एक उत्तक ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है। तो एक जो उत्तम है, एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है, एक जो अच्छा ईंधन होता है, अच्छा ऊर्जा स्रोत होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, तो प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। निम्नलिखित में से समाप्त ऊर्जा कौन सा हो, तो कोयला जिसे अनवीकरणीय के नाम से भी जानते हैं। तो परागकोश में होता है, परागकोश में क्या होता है, परागकोश में परागकण होगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।